गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पाठ 10 कामचोर पढ़ाऊंगी। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, आलस में रहता है, तो उसको कामचोर का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि हर तरीके के कामचोर होते हैं। कोई पढ़ाई से जी चुराता है, कोई घर के काम से जी चुराता है, और कोई कहीं नौकरी करता है तो वहाँ पर मन लगाकर काम नहीं करता, तो कामचोर की दृष्टि में आता है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी भी आराम में नहीं आना चाहिए। हर वक्त हमें सजग रहना चाहिए और दूसरों के काम भी हमें करवानी चाहिए, तब हम इस श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए हमने तुरंत हिला पानी पीना शुरू किया। इसलिए हमने हिलकर अपने आलस को छोड़कर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दवेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, इधर उधर हो गया, धक्का मुक्की होने लगी। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यानी जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं दिया जाएगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुआई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। यानी मुफ्त में काम नहीं होते हैं, काम की तरीके से करवाए जाते हैं। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। काम की तरीके से होगा, जो जैसा काम करेगा उसको तनख्वाह भी मिलेगी। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सब बिना दम के हो गए, यानी उनके अंदर दम नहीं रहा। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। दरी इस तरह से झाड़ी गई कि सबके सिरों पर धूल मिट्टी दरी की जम जाती है। नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी तनख्वाह लेने वाला उम्मीदवार एक था और झाड़ू लगाने वाले कई थे। तनख्वाह लेने वाला उम्मीदवार था। क्षण भर में झाड़ू क्या हो जाती है, उसके पुर्जे यानी वो झाड़ू टूट जाती है। जितनी सीखें जिसके हाथ में पड़ी
वह उससे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत देरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पीतलियां तो लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी लेकर भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि यहाँ मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस छींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। जो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दबके में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोकरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी बुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हों। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा
भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दल्लान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेसुधी बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर मिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो दिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। 3 निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं
चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, कामचोर कहानी से तात्पर्य इस प्रकार है कि हमें किसी भी तरीके से कोई भी काम मिल जाए, हमें कभी कामचोर नहीं बनना चाहिए। जो भी काम हमें मिलता है उसको हमें करना चाहिए। कामचोर बनकर काम नहीं चलता है। हमें सतर्कता से हर कार्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर की श्रेणी में आएंगे। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। आलस त्याग कर काम करते रहना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है? नौकरों के लिए कहा गया है। दूसरा, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हो गई थी। चारों तरफ बिखराव हो गया था। कोई दरी झड़का रहा था तो दरी किस तरीके से उसकी धूल मिट्टी हो गई थी। तीसरा है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और किसका क्या परिणाम हुआ, ये भी क्वेश्चन करना है। कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है, ये आपको पाठ से पढ़कर समझ में आ जाएगा। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? बच्चों ने क्यों ऐसा कहा, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। बच्चों, हमें किसी भी तरीके से काम के लिए जो भी काम हमें मिलता है उसको हमें करना ही चाहिए। एक छोटी सी कविता, पाठ 8, ये सबसे कठिन समय नहीं, इसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो आपको समझनी है। ये सबसे कठिन समय नहीं, पाठ 8। पाठ 10 पढ़ाया था, पाठ 8 अब पढ़ा रही हूँ। ये कविता छोटी सी है, इसलिए वो दोनों पाठ आपके लिए थे। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका। बच्चों, चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए जो तिनका लाती है, तिनका चुन चुन कर लाती है और अपने बच्चों की चोंच में डालती है। कितनी कठिनता से वह चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में तिनका डालती है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका लगा हुआ है और वह उड़ने की तैयारी में अभी भी झड़ती हुई पत्ती यानी टूटती हुई पत्ती थामने को बैठा है। हाथ एक, यानी अभी भी उस टूटी पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी अभी स्टेशन पर भीड़ है, और ये तो चिड़िया की बात हुई और यहाँ पर एक स्टेशन की बात की गई है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक गाड़ी जाती है। यानी स्टेशन पर हमेशा भीड़ रहती है और गाड़ी आया जाया करती हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पर जाता है। एक पैरे में ये बताया कि चिड़िया यह सबसे कठिन समय नहीं, चिड़िया किस प्रकार चोंच में तिनका लेकर आगे बढ़ती है और उस तिनके को अपनी चोंच में दबाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है और उड़ने की तैयारी में है और पत्ती झड़ती जाती है, लेकिन वह उसको थामे हुई है, अपना एक हाथ थामे हुए। गाड़ी जब तक स्टेशन, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, जब तक भीड़ रहती है, जब तक गाड़ी नहीं जाती है गंतव्य तक। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहाँ जाता है। यानी जहाँ कोई रहा होगा, कोई ना कोई किसी की प्रतीक्षा अवश्य करता होगा। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने वाला है, अब शाम होने वाली है। उस कथा का आखिरी हिस्सा
जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुनाती है, दादी सुनाती है, सदियों से सुनाती आई है, दुनिया के तमाम बच्चों को कहानियाँ सुनने को दादी नानी से मिलती है, अभी आती है और एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं आपके 3। ये कठिन समय नहीं ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए स्पष्ट कीजिए। चिड़िया की चोंच का किया गया, स्टेशन का किया गया। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनका का क्या करती होगी, लिखिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं, अभी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और लिखिए। इसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। 4th, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक छोटी सी कविता हुई। एक पार्ट और मैं पढ़ा रही हूँ, केवल पढ़ने के लिए है, केवल समझने के लिए है। पहाड़ से ऊंचा आदमी 360 फीट, केवल आपको इसका वर्क नहीं करना है, केवल समझना है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। इनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की इसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता चला था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी यह एक हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब एक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी बाजीरगंज अस्पताल 990 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ को की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा देता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का तीसरा बसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद
शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का निशान बना दिया और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिससे लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं गैलोर से बाजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैस ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावारी कर रहे थे। दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गईं और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव कराने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी में बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावार बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार सहज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंध श्रद्धालुओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, उसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं, क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमीथियस हो या भागीरथ। ऐसी शख्सियत जो मनुष्य की उद्यम जीविका को प्रतिबिंबित कर रही होती है और अपनी कोशिशों से प्रगति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए इन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई भी नहीं होता है। बच्चों, मनुष्य पहाड़ ऊंचा नहीं, मनुष्य की ऊंचाइयां दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी ऊंचाइयां बुलंदियां को कभी भी कायम कर सकता है। ये केवल आपको पढ़ाने और समझाने के लिए पढ़ाया गया था, इसका कोई होमवर्क नहीं है। इससे आपको ये समझाया गया कि पहाड़ से ऊंचा आदमी कैसे हो सकता है। पहाड़ ऊंचा हो सकता है, लेकिन उस पहाड़ को काटने वाला महान है, श्रेष्ठ है। यानी आदमी ही पहाड़ को काटता है, रास्ता बनाता है। तो सबसे बुद्धिमान श्रेणी मनुष्य की ही दी गई है। मनुष्य के अंदर जितनी बुद्धिमत्ता होती है उतनी किसी के अंदर नहीं होती, ना पशुओं के अंदर होती, ना पक्षियों के अंदर
होती मनुष्य सर्वबुद्धिमान माना गया है। तो सर्वबुद्धिमान मनुष्य को ज्ञान के द्वारा हर कार्य को करना चाहिए, ताकि कभी किसी तरीके से हमें ऊंचाइयों पर पहुंचने में कोई भी कठिनाइयां नहीं आए। तो बच्चों, मैंने आपको पाठ 8 कविता बाद में पढ़ाई। ये सबसे कठिन समय नहीं, क्योंकि छोटी सी कविता थी। और आपको पाठ 10 कामचोर पढ़ाया, और 9 कबीर की साखियाँ मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। और होमवर्क में आपको जितना भी, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है, वे होमवर्क कंप्लीट करें, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें। धन्यवाद।